चलिए, तो केमिस्ट्री में अब हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो बड़ा बेसिक है। हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ना कैसे है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर निश्चित रूप में आप बेहतर कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ज़्यादातर आपको सिद्धांतों पर ही फोकस करना है, रूल्स पर फोकस करना है ना। हाँ, तो जो लेवोशियर था उसने सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दी कि केमिस्ट्री में उसी चीज़ की स्टडी करेंगे जिसके पास द्रव्यमान होगा, जो आयतन घेरेगा, उसे पदार्थ कहेंगे। लेकिन पदार्थ तीन रूपों में मिलता है, तीन अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं जनरली, जिनको हम देखते हैं। तो चलिए, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं आपसे ही पूछ के मैं शुरू करता हूं। तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि सर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। निश्चित रूप में आपने सही आंसर किया है। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं ही होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से पदार्थ की कौन मुख्य अवस्था नहीं है, तो ये तीन मुख्य अवस्थाएं हैं। जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, याद रखिएगा। और जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन संघनन या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये दोनों के दोनों विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं हो गई? टोटल टोटल पांच अवस्थाएं। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, ये सबसे पहले पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, इस बारे में अपने ख्यालात दिए थे इरविंग लैंगम्यूर ने। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है सबसे पहले उसके बारे में किसने बताया था? इरविंग लैंगम्यूर ने। पदार्थ की चौथी अवस्था के लिए भारत में भी आपने शायद सुना होगा, गुजरात में एक सेंटर बना रखा है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? गुजरात में। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, उसके बारे में मैं अभी बात करता हूं कि क्या होती है। टोकामेक उपकरण की सहायता से किसी भी पदार्थ को यदि हमको प्लाज्मा अवस्था में लाना है तो टोकामेक उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो किस उपकरण की सहायता से पदार्थ की चौथी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है? याद रखिएगा, टोकामेक उपकरण। ये तीनों बातें जो बताई, ये तीनों क्वेश्चन है, याद रहेगा। अच्छा, चलते हैं विशिष्ट अवस्था जो है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, इस बारे में सबसे पहले उद्घोष किया था, इस बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी साल 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने। जगदीश चंद्र बोस नहीं, याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी पदार्थ की पांचवी अवस्था की। पदार्थ की पांचवी अवस्था में जो पहला वर्ड है बी, बी फॉर बोस है, और ये यही है, सत्येंद्र नाथ बोस। परंतु सत्येंद्र नाथ बोस के साथ में एक जर्मनी व्यक्ति हैं, जर्मन के व्यक्ति हैं जिनका नाम आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने भी दरअसल में पदार्थ की, जल्दी से बताइए कौन सी अवस्था, पांचवी अवस्था में अपना प्रमुख योगदान दिया था सत्येंद्र नाथ बोस के साथ मिलकर। इसी वजह से पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसके डिस्कवरर दो लोगों को माना जाता है। कौन कौन दो लोग? याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। 2001 में 2001 में वेमन कैटरले नामक तीन टोटल साइंटिस्ट हैं, जिसमें वेमन और कैटरले याद रखना है आपको, या सीधे सीधे मैं तो कहता हूं आप 2001 याद रखना। 2001 में नोबेल प्राइज मिला है तीन साइंटिस्टों को, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को प्लाज्मा अवस्था के बारे में बताया कि वो कैसा होता है। कहानी क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं ठोस, द्रव और गैस, इसमें विद्युत की कुचालक कौन होती है? तो विद्युत की कुचालक ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी गैसें होती हैं सब विद्युत की कुचालक होती हैं, सब विद्युत की कुचालक। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, ठोस और द्रव के बारे में आपने तो ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब थोड़ी सी दो तीन चीजें मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं।
सबसे पहले आप इस डायग्राम को आराम से देखिए कि इस डायग्राम में लिखा क्या हुआ है। इस डायग्राम में बताए हैं पदार्थ की पहली अवस्था, पदार्थ की दूसरी अवस्था, पदार्थ की तीसरी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था। दिख रहा है आपको? ठीक है। पदार्थ की पहली अवस्था में आपको जो ये दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं रचक कण। जब भी आप रचक कण देखते हैं तो ये निश्चित रूप में क्या होते हैं? परमाणु। लेकिन परमाणु और परमाणु आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं, अधिक स्थायित्व प्राप्ति के लिए। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा हमेशा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। मतलब जब भी अणु बनता है तो ये याद रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। परमाणु परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, है ना? अब ध्यान से सुनेगा। तो जो आपको ये दिख रहे हैं, ये दरअसल में एक अणु दिख रहा है, ये एक अणु दिख रहा है। तो जनरली ठोसों में जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, मतलब जिनको ही अब हम कभी भी लाइफ में याद रखिएगा, अणु परमाणु के लिए अब हम एक वर्ड यूज करेंगे, रचक कण। परमाणु हो जाए अणु हो जाए, एक ही वर्ड यूज करें, रचक कण। तो ठोसों के स्ट्रक्चर में ये आपको अणु दिख रहे हैं, क्योंकि स्थायित्व तो अणुओं का होता है। तो आप देख रहे होंगे ये पास पास है। तो जरा जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अंतर आणविक बल सर्वाधिक किसमें होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जिसके जरिए एक अणु दूसरे अणु से बंधा होता है, किसमें होगा? ठोस में होगा। और इसी वजह से एक अणु और दूसरे अणु के बीच में दूरी सबसे कम होगी। जबकि हम गैस के स्ट्रक्चर में देखें तो ये एक अणु है और ये एक अणु है, बीच में दूरी, आप यहां देखिए, ये एक अणु और ये एक अणु, दूरी कम। मतलब ठोस द्रव गैस में यदि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा दूरी किसमें होती है, मतलब अंतर आणविक दूरी, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दूरी किसमें होती है? गैस में। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। अंतर आणविक बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंतर आणविक दूरी। ये आपको याद रखना है। जैसे ठोसों की बात कर ले रहे हैं, ठोसों में दूरी जो होती है, ये ठोस का इमेज बना दिया मैं। ठोस में दूरी क्या होती है? सबसे कम। इसी वजह से दूरी अगर सबसे कम है तो अंतर आणविक बल का मान ठोसों में सबसे ज्यादा होगा। याद रहेगा ये चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम गैस की बात करें तो ये सॉलिड के लिए ये चीज है, अब ये गैस के लिए ये बोल दे रहा हूं। गैस के स्ट्रक्चर में हमने देखा दो अणुओं के बीच दूरी सबसे ज्यादा होती है, तो दूरी ज्यादा होती है, इसीलिए अंतर आणविक बल का मान सबसे कम किसमें है? गैस में। तो जो ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब दो और दो चार क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई। आप चित्र देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला चित्र है, ये दो अणु दिख रहे हैं आपको, ये दो अणु दिख रहे हैं और ये दो अणु दिख रहे हैं। आप खुद ही बताइए सबसे ज्यादा दूरी किसमें है? अंतर आणविक दूरी सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। पहला क्वेश्चन आपका सही। सबसे कम दूरी किसमें है? ठोस में। दूसरा क्वेश्चन आपका सही। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अरे भाई सीधी सी बात, एक बात याद रखिए, आप अपने घर में हैं, अगर पापा मम्मी के साथ में हैं तो निश्चित रूप में उनका प्यार आपको जकड़ के रखता है कि नहीं रखता? जस्ट लाइक ठोस। तो ये चीज है। तो आप और आपका फादर मदर, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन अब फादर मदर के घर से बच्चा पढ़ने आ जाए दूर, इंदौर वगैरह में, तो निश्चित रूप में थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने से थोड़ा सा बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाती है, इसलिए तो फोन फोन का सहारा लेते हैं। हाँ ना? तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है? द्रव से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं मुद्दे की चीज में। कुछ ठोसों के आप मुझे उदाहरण बता दीजिए जरा जल्दी से, कुछ ठोस के उदाहरण। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों में से 88 जो हैं वो क्या हैं? धातुएं हैं। और इनमें से 87 धातुएं जो हैं वो ठोस रूप में हैं, और एकमात्र द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु जो है
एक धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, आप उसे बहुत अच्छे से पारा या क्विकसिल्वर कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये काम आएगा आपके। 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में, उनमें से 88 धातुएं हैं। मतलब बताइए आवर्त सारणी में किन तत्वों की बहुलता है, किन तत्वों की बादशाहत है। 88 तत्वों में से 87 मेटल हैं जो ठोस रूप में पाई जाती हैं, और एक द्रव रूप में पाया जाता है। याद रहेगा ये चीज आपको इस तरह से। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं बेटा जी, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो मिटा रहा हूं, क्योंकि मुझे दूसरी चीजों को समझाना है। हाँ, अब इसके बाद हम चलते हैं जब आगे, तब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कि ठोस, द्रव और गैस। गैसों में कुछ क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71%। और हाइड्रोजन क्या है? याद रखिएगा गैस है। अच्छा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। जो क्या है? एक गैस है। अरे हाँ या ना? तो इस तरह की चीजें। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन गैसों से संबंधित बताऊं तो याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है अक्रिय गैसें कितनी हैं, या वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपको पता है, लेकिन यदि मैं पूछूं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो है उसका नाम है आर्गन। 0.93%। ये चीज, ये तो आपसे बन नहीं जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखिएगा जो ट्यूबलाइट होते हैं, ठीक है, और जो लाइटर होता है, लाइटर सॉरी, हाँ लाइटर जो होता है, ट्यूबलाइट हो गया आपका, लाइटर हो गया, है ना। तो ट्यूबलाइट दो तरह के होते हैं, एक तो कलरफुल ट्यूबलाइट होते हैं, एक वाइट रोशनी देते हैं ट्यूबलाइट, और एक कलर देते हैं। जैसे पब वगैरह में जाते हैं तो कलर ट्यूबलाइट मिलते हैं ना, तो हमारे घरों में जो व्हाइट ट्यूबलाइट होता है, उन ट्यूबलाइटों में आर्गन भरी होती है अक्रिय गैस के रूप में, और ट्यूबलाइट चाहे रंगीन हो चाहे व्हाइट, उसमें पारे की वाष्प होगी। किस चीज की वाष्प होगी बेटा जी? पारे की वाष्प होगी ही होगी, Hg वेपर होगी। लेकिन यदि ट्यूबलाइट कलरफुल है तो उसमें हम नियोन गैस भरते हैं, नियोन याद रखिएगा, और पारे की वाष्प कंपलसरी है। याद रहेगा। अच्छा, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें कितनी हैं, कोई बता पाएगा कितनी अक्रिय गैसें हैं? ये आवर्त सारणी में आपने शायद सुना होगा जो वर्ग 18 होता है, किसके लिए होता है? अक्रिय गैसों के लिए। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी की सभी क्या हैं बेटा जी? ये सभी की सभी अक्रिय गैसें हैं। अरे हाँ यार ना। हीलियम जो है इसको गोताखोर यूज करते हैं सांस लेने के लिए। मतलब हीलियम जो है, ये हीलियम और ऑक्सीजन का सिलेंडर, ये दो गैसों का सिलेंडर लोग अपने साथ ले जाते हैं जब स्कूबा डाइविंग करते हैं, पानी के नीचे गहराई में जाते हैं। तो नियोन के बारे में मैंने अभी अभी बताया कि रंगीन ट्यूबलाइट, और रंगीन ट्यूबलाइट जलता है, इसको कहते हैं बीकन इफेक्ट, बीकन प्रभाव। तो बीकन प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? नियोन। आर्गन के बारे में अभी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस है? आर्गन। क्रिप्टॉन तो ठीक ही ठीक है। जिनोन, अब याद रखिएगा जिनोन क्या है? एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की खासियत होती है कि कभी किसी से क्रिया नहीं करती, लेकिन अक्रिय गैसों के परिवार में जियोन है जो सबसे ज्यादा लफड़ा करती है, दूसरी चीजों से कनेक्शन करती है, दूसरे तत्वों से संयोग करती, मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील गैस अक्रिय गैसों में। तो अक्रिय गैसों में जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी, नाम है उसका जिनोन, वही सबसे ज्यादा यौगिक बनाएगी। तो जल्दी से बताइए सबसे ज्यादा यौगिक कौन बनाती है? जिनोन। याद रहेगा ये चीज। और रेडॉन वो अक्रिय गैस है
जिसमें से गामा रेडिएशन निकलते हैं और कैंसर उपचार की रेडियोथेरेपी में हम इनको यूज करते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग हम कैंसर उपचार की रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं, तो आंसर है रेडॉन। तो इस तरह के ये गैसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे आजकल जो क्वेश्चन ट्रेंड में मैं बताता हूँ, अश्रु गैस के रूप में वर्तमान समय में किसका प्रयोग हो रहा है? तो अश्रु गैस के रूप में वर्तमान समय में अमोनिया का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पुराने समय में क्लोरो एसिटोफेनोन, तो क्लोरो एसिटोफेनोन का उपयोग किया जाता था अश्रु गैस के रूप में। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अश्रु गैसें वही होती हैं जिनको प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो फिर वो सरकार वगैरह हम पर छोड़ती हैं, है ना, इस तरह से। फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है, ये तो आपको पता ही है ना। अच्छा, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती थी? तो फलों को पकाने के लिए ये यूज की जाती थी शुरू में, लेकिन स्किन कैंसर के मामले आए, इसीलिए अब इसको बैन कर दिया गया और आज के समय में फलों को इससे पकाया जाता है। अरे भाई, कहने का मतलब हुआ ये, इसको कहते हैं एसिटिलीन। तो एसिटिलीन से सबसे शुरुआत में फलों को पकाया गया, लेकिन स्किन कैंसर के मामले आए तो एसिटिलीन को बैन कर दिया गया और अब एथिलीन गैस से पके फल हम खा रहे हैं। तो यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस गैस के जरिए फलों को पकाया जा रहा है, तो एथिलीन। मतलब गैसेस से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से आप इसका इमेज ले सकते हैं, मैं इधर साइड में हो जा रहा हूं, है ना, जिसमें आपको ये सारी चीजें दिखे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ये अलग कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड आता है कि पदार्थ की जो एक अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसका नाम क्या है बेटा जी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए। जैसे हमारे पास में एक गैस है, जल्दी से बताइए, गैस में क्या चीज होंगे? रचक कण, अणु होंगे, और अणु किससे मिलकर बनेंगे? परमाणु। सच्चाई आपको पता है। अब ध्यान से सुनेगा, यदि किसी गैस को हम इस दुनिया का सबसे अधिकतम तापमान दें, टेम्परेचर अधिकतम दें, यदि किसी गैस को इस दुनिया का सबसे अधिकतम तापमान दें, तो फिर गैस गैस नहीं हो जाएगी, वो एक दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। उसे कहते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देख लीजिए अच्छे से, यदि किसी गैस को अति उच्च तापमान दिया जाए तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पदार्थ की पांचवी अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। सही है क्या? एकदम गलत स्टेटमेंट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज एकदम क्लियर बताई। मतलब कि किसी गैस को जब इस दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान देते हैं तो वो दरअसल में पदार्थ की पांचवी अवस्था नहीं बनती, बनती है पदार्थ की चौथी अवस्था। और पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है, याद रखिएगा, इसको कहते प्लाज्मा अवस्था। याद रहेगा ये चीज? अच्छे से देख लीजिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है। जब कभी किसी पदार्थ को सबसे अधिक तापमान दिया जाता है तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनती है। ये चीज सही नहीं है, ये आपके दिमाग में शुरू से पता नहीं किसने गलत डाला है। सच्चाई ये है, जब किसी गैस को अति उच्च तापमान दिया जाता है तो बनती है प्लाज्मा अवस्था। और प्लाज्मा अवस्था में गैस उच्च तापमान पाकर फिर आयनों में आ जाती है। मतलब प्लाज्मा अवस्था में जो रचक कण होते हैं वो गैसों के जैसे नहीं होते, अणु परमाणु,
आयन होते हैं, और अगर आयन है तो इसका मतलब है कि विद्युत की सुचालक अवस्था। तो जरा जल्दी से बताइए, पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? आयनों की उपस्थिति के कारण प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में टेम्परेचर ज्यादा मिलता है गैस के कारण। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बोस-आइंस्टीन कैसे ड्रॉ होती है, तो जब किसी पदार्थ को इस दुनिया का सबसे कम तापमान दिया जाता है, तो इस दुनिया का सबसे कम तापमान है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को कहते हैं 0 केल्विन, इसी को कहते हैं परम शून्य ताप। तो जब किसी गैस को इतना टेम्परेचर दिया जाता है, इस दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर दिया जाता है, तो फिर वो गैस गैस नहीं होती, फिर वो पदार्थ की पांचवी अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। याद रहेगा ये चीज? मतलब कहने का है, मैं इधर लिख रहा हूं, अगर गैस को अति उच्च तापमान दिया जाए तो बन जाती है प्लाज्मा अवस्था, ये याद रखेंगे। और जब किसी गैस को अत्यंत निम्न तापमान दिया जाए तो बन जाती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। याद रहेगा? अच्छा, अब आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि प्लाज्मा अवस्था जो है वो तारों में पाई जाती है, मतलब सूर्य के केंद्र में पाई जाती है, तड़कती बिजली में पाई जाती है ना, तड़कती बिजली या तड़ित में पाई जाती है, ट्यूबलाइट के अंदर पाई जाती है, ये चीज। तो इस तरह से हमको चीजों को क्या करना है, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है, और इस तरह से पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बन जाएंगे। तो एक बार फिर से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां हमने उसको क्लियर कर लिया, ठीक है। और बीच बीच में इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप समझिएगा कि यहाँ आपको अपनी स्टडी को रोकना है, शुरू से जो अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था उसको आपको देखना है और फिर आगे बढ़ना है। तो ये नैया पार की वही टीम जो आपके लिए तत्पर है और हमेशा पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, क्योंकि नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ स्टडी और सिर्फ वो चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड है आपसे पूछी जाएंगी। तो इसमें मैं कहाँ हूं, कोई बताएगा? निश्चित रूप में ये है मेरी इमेज। चलिए चलते हैं आगे। अब जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, वो बहुत अहम है, परमाणुवाद सिद्धांत। दरअसल में परमाणुवाद सिद्धांत क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, पदार्थ किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन जितने भी पदार्थ हैं इस दुनिया में, मतलब जिसके पास द्रव्यमान है जो आयतन घेरती है, जैसे ये पदार्थ है, द्रव्यमान है आयतन घेरती है, ये पदार्थ है, ये द्रव्यमान है आयतन घेरता है, ये पदार्थ है, द्रव्यमान है आयतन घेरता है। तो इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं जो द्रव्यमान है, जिनके पास जो आयतन घेरते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। और सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अरे हाँ या ना? तो सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। इस संदर्भ में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम आप देख रहे हैं सामने, और वो उसका इमेज है, व्यक्ति का नाम है जॉन डाल्टन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत कब दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, जॉन डाल्टन ने जो परमाणुवाद सिद्धांत दिया था वो 1808 में दिया था। अच्छा, कुछ किताबें 1803 भी कह रही हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रियल 1808 है, लेकिन 1808 ऑप्शन में ना दिया जाए तब आप 1803 ही टिक करने जाना, क्योंकि ये क्वेश्चनों में ही, मतलब बुकों में ही हेर फेर है थोड़ा सा, लेकिन रियल 1808 है, 1808। हाँ, परमाणुवाद सिद्धांत में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने परमाणु की खोज करी थी और परमाणु नाम भी जिस व्यक्ति ने दिया था, वो एक ही व्यक्ति है, और वो ब्रिटेन का है, जिसको हरा और लाल रंग दिखता तो है लेकिन बेचारा अंतर नहीं कर पाता है,
मतलब जिसने पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु की खोज की, वो खुद 2 कलर नहीं देख पाता था, क्योंकि उसको थी वर्णांधता बीमारी। और ये वर्णांधता बीमारी जो है, जिसमें वर्णों मतलब रंगों की अंधता होती है, मतलब 2 कलर में अंतर नहीं होता। दिखते तो हैं, ऐसा नहीं कि दिखते ही नहीं है, दिखते, अंतर नहीं कर पाते। तो कभी भी वर्णांध व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नौकरी नहीं देंगे। यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है रेलवे वगैरह में या बस वगैरह में, ट्रैफिक पुलिस में, उसको कभी भी हम एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि मेजर कलर यही तो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। याद रहेगा ये चीज। तो वर्णांध व्यक्ति क्या नाम है इनका? जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम की खोज करी। और इसी वजह से आज वर्णांधता, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है, याद रखिएगा वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है, और अगर वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है तो सिर्फ एक ही इलाज है इसका, जीन थेरेपी। अब आप बोलोगे सर विटामिन ए खिलाएं तो, अरे भाई विटामिन की कमी से होने वाली समस्या है क्या ये तो जीन में डिस्टर्बेंस से होने वाली समस्या है। तो ये आप याद रखिएगा। मतलब किसी लेंस के जरिए आप उपचार नहीं कर सकते। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस बीमारी का उपचार किसी लेंस के जरिए नहीं हो पाता है? तो वर्णांधता का इलाज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस का इलाज हो पाता है क्या? तो बिल्कुल हो पाता है नाइट ब्लाइंडनेस का इलाज। अरे किसी लेंस से नहीं होता भाई, आप लोग भारी कंफ्यूज। रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी लेंस से उपचारित नहीं करते, विटामिन ए चलता है उसके लिए। याद रहेगा ये चीज, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ी सा। हाँ, वर्णांधता बीमारी किसको थी? जॉन डाल्टन को। तो इनको क्या कराना चाहिए था? जीन थेरेपी कराना चाहिए थी। लेकिन खैर फिलहाल उस समय जीन थेरेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज के समय पे जो भी वर्णांधता बीमारी है, इसी महान व्यक्ति के नाम पर वर्णांधता को डाल्टेनिज्म नाम से संबोधित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है किस आनुवांशिक बीमारी को डाल्टनिज्म कहा जाता है? आंसर है वर्णांधता। याद रहेगा ये चीज ऐसे। अब एक चीज और है, परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था? आपको भी पता चल गया, जॉन डाल्टन ने दिया था। किस देश के थे? ब्रिटेन के थे। इन्होंने बताया था कि जो भी पदार्थ होता है वो दरअसल में किससे मिलकर बनता? अणुओं से। और अणु किससे मिलकर बनते? परमाणुओं से। तो परमाणु की खोज भी करी थी और परमाणु का नामकरण भी किया था। नामकरण क्या किया था परमाणु का? एटम। एटम नाम क्यों किया था? इन्होंने बताया था एटम का मतलब होता है, पहला ए का मतलब होता है कैन नॉट, और दूसरा जो टर्म होता है इसका मतलब होता है कट। मतलब जिसे काटा ना जा सके, जिसे विभाजित ना किया जा सके। मतलब कहने का हुआ ये कि पदार्थ की वो सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन संभव ना हो। मतलब जो ये सबसे छोटी इकाई है, इसको ब्रेक ना किया जा सके। जैसे मैं हूं, मेरे 2 टुकड़े कर दिए गए, इतना बचा टुकड़ा, ये इतना टुकड़ा बचा, ठीक है। अब इसके फिर 2 टुकड़े कर दिए, अब इतना बचा, फिर 2 टुकड़े कर दिए, फिर इतना बचा, फिर 2। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आंखों से नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी माइक्रोस्कोप से आप काटो, तब तक काटते जाना जब तक वो लास्ट पॉइंट ना मिल जाए और वो लास्ट पॉइंट कहे कि भाई बस। तो ये कहलाता है दरअसल में एटम। तो एटम मतलब जिसे विभाजित ना किया जा सके। याद रहेगा ये चीज? ओके। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मतलब कोई भी पदार्थ बहुत सारे किन के मिलने से बनता है? तो एटम के मिलने से बनता है। जैसे मानव शरीर, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं 5000 अरब और बना लेती हैं मानव शरीर। उसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो हमारा शरीर 5000 अरब परमाणुओं से मिलकर बनेगा। मतलब वहां बायोलॉजी में हमने जिनको सेल्स कहा, यहां पर हमने क्या बोल दिया उनके लिए? वर्ड यूज कर दिया। याद रखिएगा परमाणु। तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। सभी पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये परमाणुवाद सिद्धांत में बात बताई गई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी परमाणुवाद सिद्धांत में वो यही थी कि परमाणु
आपस में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्यों बनाते हैं अणु, ताकि स्थायित्व अधिक मिल सके। जैसे आप प्राइवेट नौकरी के दीवाने हो, नहीं ना, गवर्नमेंट नौकरी के दीवाने हो, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है। तो उसी तरह से परमाणु परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं ताकि उनको ज्यादा स्थायित्व मिल सके। हालांकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा जो है वो निकलती है, तो ऊष्मा निकलती इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस तरह से ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। वही चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, पदार्थ किसे कहते हैं, जिसके पास द्रव्यमान होता है और निश्चित रूप में किसमें अगर जिस चीज के पास द्रव्यमान होगा तो आयतन जरूर घेरेगा, उसे पदार्थ कहते हैं। ये बात किसने बताई थी, लवोशियर ने बताई थी। लेकिन पदार्थ अणुओं से मिलकर बनते हैं, और अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से। इसको ही हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, रचक कण। जरा जल्दी से बताइए, प्लाज्मा में रचक कण अणु परमाणु है कि आयन है। अगर वो विद्युत की सुचालक है तो याद रखिएगा प्लाज्मा में रचक कण आयन है, याद रहेगा। और उच्च ताप पर ही परमाणु से क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। तो पदार्थ अणुओं से और परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, मतलब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। लेकिन परमाणु विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये परमाणु का एक इमेज देख रहे हैं, ये इमेज रदरफोर्ड के समय से क्लियर हुआ है। 1808 में जॉन डाल्टन ने अपना स्टेटमेंट दिया था और 1911 में रदरफोर्ड अपना स्टेटमेंट देंगे। तो 1911 में एटम की ये शख्सियत होगी। 1808 से 1911 के बीच में बहुत हेर फेर होगा। क्या होगा, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, सही है ये चीज, बिल्कुल ठीक। किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। कब बताया, 1808 में। उन्होंने बोला कि किसी भी पदार्थ के परमाणु कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा गोल होते हैं। मेरे परमाणु गोल, इसके परमाणु भी गोल, इस वॉच के परमाणु भी गोल, मोबाइल के परमाणु गोल, सबके परमाणु गोल होते हैं। पूरी दुनिया ने शुरुआत में इस सच को माना, लेकिन धीरे धीरे बातें उठनी शुरू हुई कि परमाणु कैसे दिखता है, क्या परमाणु के अंदर और भी कोई चीज है। तो जॉन डाल्टन ने पहले ही कह दिया था कि परमाणु जो है वो अविभाजित कण है, परमाणु का विभाजन संभव नहीं है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई वही होती है और बहुत सारी वो छोटी इकाइयां मिलकर बनाती परमाणु। अब गेयर होता है चेंज, क्योंकि दो साइंटिस्ट आते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं रेस पर। तो आपने कभी ना कभी लाइफ में कैथोड रेज और एनोड रेस का नाम सुना होगा। अब ये कैथोड रेज और एनोड रेज में सबसे पहले देखिए क्या होता है, जिस वजह से पूरी फिलॉसफी चेंज होने वाली है। एक व्यक्ति का नाम आप देख रहे हैं, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन वो व्यक्ति है जिसने 1886 में एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे, एनोड रेस पर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एनोड रेस के खोजकर्ता का नाम क्या है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, कैनाल रे, है ना। अब आपने शायद सुना होगा कि एक्सपेरिमेंट जो था वो ऐसा था, मैं आपको एकदम सिंपल बता देता हूँ। एक वैक्यूम ट्यूब ली उन्होंने, एक निर्वात नलिका ली उन्होंने, निर्वात नलिका में इलेक्ट्रोड लगाया उन्होंने, ये हो गया माइनस कैथोड, ये हो गया एनोड, पॉजिटिव सिरा एनोड कहलाता है इलेक्ट्रोड का, है ना। इलेक्ट्रिसिटी दी, लगभग लगभग 10,000 वोल्टेज दिया, अंदर एक गैस भरी थी, है ना। और फिर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, इसको कहते हैं विद्युत विसर्जन कराया। तो विद्युत विसर्जन कराने में जब उन्होंने बड़े गौर से देखा, तब उन्होंने पाया कि कैथोड से, ये कैथोड पॉजिटिव सिरा से ये कुछ किरणें निकल रही हैं और ये कहाँ की तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, इन्हीं को उन्होंने नाम दिया, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम दिया, एनोड किरणें। अब जो भी चीज मेरे को बतानी थी वो सबसे अहम है, ये एनोड रेस जो हैं ये पॉजिटिव से कहां की तरफ जाती हैं,
निगेटिव की तरफ जाती हैं, ये तो आपको पता ही है। पॉजिटिव से कहाँ की तरफ जाती हैं? निगेटिव की साइड। ये तो एकदम क्लियर हो गई चीज़ें, है ना। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मुद्दे की चीज जो मुझे समझानी थी वो है ये, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होंगे? परमाणु से मिलकर बने होंगे। बेसिक देख लीजिए। तो आप जरा जल्दी से बताइए कि जो कैथोड रेज है, माफी चाहता हूँ, कैथोड यहाँ तो है ही नहीं है, एनोड रेज है, ये एनोड रेज है। ये रे है मतलब क्या है? गैस है। गैस है मतलब पदार्थ है। किससे मिलकर बनेंगी? ये भी परमाणु से। अरे हाँ या ना? अच्छा, तो ये परमाणु ऐसा है, ये परमाणु ऐसा है। अब ध्यान से समझिएगा। गोल्डस्टीन के मन में ख्याल आया कि जो ये एनोड से, एनोड मतलब पॉजिटिव सिरा, एनोड से कैथोड की तरफ जो किरणें आ रही हैं, जरा मैं देखूं तो कि किससे मिलकर बनती हैं। जब उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि ये जो हैं बहुत सारे प्रोटॉन हैं जो एक ही सीधी सरल रेखा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरह से दरअसल में एनोड रेज नाम की कोई चीजें होती ही नहीं हैं। बहुत सारे धनावेशित कण हैं जिनको कहते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉनों के मिलने से क्या बन रही हैं? एनोड रेज बन रही हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, किसने? गोल्डस्टीन ने, कि एनोड रेज गैस है मतलब पदार्थ है, किससे मिलकर बनी होंगी? परमाणु। तो परमाणु के अंदर ये चीज पाई जाती है। मतलब उनका स्टेटमेंट आया 1886 में कि जो एनोड रेज हैं, है ना, उनके अंदर, उनके परमाणु के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। याद रहेगा ये चीज। सेम इसी एक्सपेरिमेंट को एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन स्टूडेंट हैं दरअसल में गोल्डस्टीन के। तो गोल्डस्टीन ने 86 में एक स्टेटमेंट निकाल लिया कि एनोड रेस प्रोटॉनों से मिलकर बनती हैं और प्रोटॉन परमाणु के अंदर पाया जाता है। तो बिल्कुल कैथोड रेस पर काम करना शुरुआत किया किसने? जे जे थॉमसन ने। किस सन में? 1897 में। और फाइनल में उन्होंने भी एक रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट निकाला? कि जिस तरह से एनोड रेस प्रोटॉनों से मिलकर बनती हैं, उसी तरह से कैथोड रेस बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनती हैं, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक सीधी सरल रेखा में चलते हैं, तो बनता है दरअसल में कौन सी रेस? कैथोड रेस। मतलब अगर कैथोड रेस पदार्थ है, मतलब कैथोड रे मतलब गैस, और गैस किससे मिलकर बनेंगे? परमाणु से। तो अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और प्रोटॉन होने की पुष्टि कर दी थी किसने पहले ही? गोल्डस्टीन ने। कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये, जे जे थॉमसन ने ये बोला कि कैथोड रेस इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनती है, मतलब कैथोड रेस के परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और यही चीज पहले कह चुके हैं एनोड रेस के संदर्भ में, कि एनोड रेस जो है वो प्रोटॉनों से मिलकर बनती हैं। मतलब एनोड रेस के परमाणुओं के अंदर दरअसल में प्रोटॉन है। तो पदार्थ कोई भी हो, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा। तो अब आप जरा दिमाग लगाओ, सन 1897 में एटम कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है? आप बोलोगे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलूं, साल 1932 में, साल 1932 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चैडविक। तो चैडविक ने किसकी खोज करी थी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी। अब आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताइए, साल 1932 में न्यूट्रॉन की खोज के कारण एटम कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब जिसको, ध्यान से सुनेगा, जिस एटम के लिए वर्ड यूज कर रहे थे कि वो अविभाजित है, कौन? जॉन डाल्टन।
सबसे पहला विभाजन कब मिला? 1886। 1886 का मतलब होता है ये चीज, ये गोल्डस्टीन ने बताया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है। 1897 में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब परमाणु दो पार्ट में डिवाइड हो गया। याद रहेगा ये चीज, ऐसे क्वेश्चन। तो अब लोगों ने कहा कि अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है तो कैसा होता है, कहां होता है। अब यहां पर परमाणु से संबंधित मॉडल आ जाएंगे। तो अपन 2 मिनट इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले एक चीज समझ लें, कैथोड किरणों पर सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? आप में से 90% लोगों को यह पता है कि कैथोड रेस के खोजकर्ता का नाम है जे थॉमसन, और आप सही भी हैं। लेकिन जे थॉमसन से कुछ साल पहले, मतलब एनोड रेस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था उससे भी 1 साल पहले, विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणों पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि वो कैथोड किरणें थी। याद रखिएगा, मतलब उन्होंने अपने प्रयोग में कैथोड किरणें यूज कर ली, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये कैथोड किरणें। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कैथोड किरणों पर अनुसंधान किसने किया है, जे थॉमसन ऑप्शन में ना हो, या जे थॉमसन भी हो, अगर विलियम क्रुक्स हो, तो विलियम क्रुक्स इज द राइट आंसर। क्योंकि ये 97 में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये 85 में एक्सपेरिमेंट करेंगे। याद रहेगा ये चीज, मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनेगी। चलो चलते हैं आगे। तो फाइनल में ये चीज क्लियर हो गई। चलिए एक बार फिर से, जब भी ये सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसका मतलब है कि आपको रुकना है और प्रीवियस जो चीजें हमने समझी हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो चलिए एक काम करता हूं, मैं उल्टा लौटता हूं और आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता चलता हूं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, कैथोड किरणें किन से मिलकर बनी हैं? निश्चित रूप में कैथोड किरणें जो बनी है वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी। किसने खोज करी है इलेक्ट्रॉन की और कैथोड किरणों की? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन से पहले किसने कैथोड किरणों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं? विलियम क्रुक्स ने। एनोड रेस की खोज किसने करी है? गोल्डस्टीन ने। और गोल्डस्टीन ने उनके लिए वर्ड कौन सा यूज किया है? कैनाल रे। अब आप ये जरूर देख लीजिए, कैथोड रे को कैथोड रे क्यों कहते हैं और एनोड रे को एनोड रे क्यों कहते हैं? क्योंकि एनोड से किरणें यदि चलती हैं, एनोड से किरणें यदि निकल रही हैं कैथोड की तरफ तो एनोड रे, और कैथोड से निकले और एनोड की तरफ चले तो याद रखिएगा वो कैथोड रे, मतलब जिस इलेक्ट्रोड से निकलेंगी वही, उन्हीं के नाम पर वो रेस हो जाएंगी। अच्छा, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? परमाणु। परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? अणु। क्यों? अधिक स्थायित्व प्राप्ति के लिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कैसी प्रक्रिया है ये? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इस तरह से परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? सन 1808 में दिया था। यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी बीमारी थी साहब को? वर्णांधता बीमारी। वर्णांधता बीमारी यदि ठीक होगी तो किससे होगी? जीन थेरेपी से होगी। लेंस उपचार से नहीं होगी। याद रखिएगा, लेंस उपचार से नहीं होगी, किससे ठीक होगी? जीन थेरेपी से। बताया था ना ये चीज। हाँ, अब इसके बाद आते हैं कि ये रदरफोर्ड मॉडल, ये तो हो गया आपका, है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं मेन, चौथी प्लाज्मा, पांचवी गैस। तो याद रखिएगा, जब किसी गैस को अति उच्च तापमान दिया जाता है तो बनती है प्लाज्मा अवस्था, और जब किसी गैस को निम्नतम तापमान दिया जाता है तो बनती है बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। सूर्य में, तड़कती बिजली में और ट्यूबलाइट में और ब्रह्मांड में प्लाज्मा अवस्था का आधिपत्य है। याद रहेगी ये चीज। विद्युत की सुचालक अवस्था किसको कहते हैं? प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा अवस्था में रजक कण परमाणु नहीं होते, बल्कि कौन होते हैं? आयन होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। आराम से आप देख लीजिए और मुझे बताइए सबसे ज्यादा दूरी किसमें है? तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा दूरी ठोस में थोड़ी ना है, सबसे ज्यादा अंतर आणविक दूरी किसमें है? आंसर है गैस में। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स किसमें है? ठोसों में है। याद रहेगा। और पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, इसमें देखिए रचक कण परमाणु नहीं दिखेंगे आपको, इसमें रचक कण क्या दिखेंगे? हाँ। अब एक चीज मैं आपको यहां बताना भूल गया, जल्दी से बता देता हूं। मेरे पास में एक गैस है, ठीक है, मेरे पास में कोई गैस है, जैसे मेरे पास में हाइड्रोजन गैस है, उसको मैं -253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहा हूं। -253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहा हूं। किसको? हाइड्रोजन गैस को।
क्या आप मुझे बता पाओगे? हाइड्रोजन गैस को इतना कम तापमान दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? द्रव हाइड्रोजन बन जाएगी, लिक्विड हाइड्रोजन बन जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी गैस को अत्यंत कम तापमान दिया जाए तो वो किस में आ जाएगी? वो द्रव में आ जाएगी। और क्रायोजेनिक इंजन सुना है, जीएसएलवी में यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक ईंधन। ये क्रायोजेनिक ईंधन ही तो है द्रव हाइड्रोजन। याद रखिएगा, मतलब क्रायोजेनिक ईंधन किस प्रक्रिया द्वारा बना? संघनन के द्वारा बना, कंडेंसेशन के द्वारा बना है। तो पदार्थ की मेन अवस्थाएं कौन सी हो जाएंगी? ठोस, द्रव, गैस। गैस कुचालक अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में जानकारी किसने दी थी? इरविंग लैंगमियर ने दी थी। टोकामेक उपकरण की सहायता से पदार्थ की चौथी अवस्था को ज्ञात किया जाता है। ये चीज एकदम क्लियर हो गई। अच्छा, पदार्थ की पांचवी अवस्था की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने दी थी ये चीज। चलिए जल्दी से फटाफट, पदार्थ की प्रामाणिकता मतलब उस ये पदार्थ कहेंगे जिसके पास द्रव्यमान होगा जो आयतन घेरेगा। किसने बोली ये बात? जल्दी से बताइए किसने बोली ये बात? लेवोशियर ने। लेवोशियर जो हैं, इनके बारे में बोला जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता। रसायन विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? जेवर को। भारतीय रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? प्रफुल्ल चंद्र राय को। अब अगर मैं आपसे पूछूं सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि पदार्थ संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवोशियर ने दिया था। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? निश्चित रूप में मेयर हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। और इस तरह से ब्रह्मांड कौन से दो घटकों से मिलकर बनता है? ऊर्जा और पदार्थ। ये बात सबसे पहले कॉस्मोलॉजी में हमको निकोलस टेस्ला ने बताई। तो ये हो गया एक शॉर्ट रिवीजन। क्लियर है ये चीज? तो आप लोग बढ़िया तरीके से इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, दिमाग में थोड़ा सुकून रखिए, जो आप पढ़ रहे हो उसी में से क्वेश्चन आएगा। जैसे जब बड़े बड़े महापुरुषों को आपने देखा होगा जो ईश्वर की खोज के लिए निकलते थे, तो उनके मन में भी तो एक कहानी होगी कि ईश्वर पता नहीं यहाँ मिलेगा कि वहां मिलेगा, जहां ध्यान लगा रहे हो सकता है वहां ना मिले। फिर संतोष अगर होगा तो 101% चल कर आएगा मालिक। तो आप भी संतोष रखिए, सुकून रखिए, जो पढ़ रहे हो उसी में से क्वेश्चन आएगा। लेकिन साथ ही साथ में आपको अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी कि क्वेश्चन लगाते चलने हैं। क्लियर है? तो आप अपनी जवाबदारी निभाइए, हम अपनी जवाबदारी में हमेशा तत्पर ही रहेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी हम आपको देते चलें। तो अब ये सेगमेंट होता है क्लियर, मतलब ये सेशन नहीं, ये सेगमेंट क्लियर हुआ। अभी इसके बाद और भी चीजें हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।